बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो जैसे आपने लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं रिपीटेडली कहता रहा आप लोगों को कि हम जो है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, वो 3 डायमेंशनल के केस की तरफ हम मूव करेंगे। तो चूँकि पर्टिकुलरली जो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंसेस रहा है इसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली बड़ा मुश्किल कंसीडर कर रहे होते हैं। इसमें चूँकि विजुलाइजेशंस होती हैं, इसमें इमेजिनेशंस होती हैं, तो उस मुश्किल को जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट फील करते हैं उसको मैंने जहन में रखते हुए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया था, ताकि आपको एक चीज़ अगर बता दी जाए किसी किस्म की आ रही तो आप जहनी तौर पर तैयार होते हैं। वो चीज़ यकीनन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट एक्सपोजर होता है 3 डायमेंशन में, तो उससे स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली जो है वो थोड़ा सा एक फेयर आ जाता है कि भाई तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हालांकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये एक आपको इन डेप्थ एक व्यू आपको देती है, आपको एक चश्मा लगा देती है, आपको एक ऐनक लगा देती है, जिसकी मदद से आप एक जो मटेरियल्स है उसके अंदर झांक के आप देख सकते हैं। आपको एक वो विजन जो है, एक बसारत जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी मदद से आप मटेरियल के अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई मटेरियल अंदर से कैसा बिहेव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये क्योंकि एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ही ऐसा है कि एक लेमैन मुकाबले में एक इंजीनियर के पास एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का एक ब्रॉडर विजन होता है, एक इन डेप्थ विजन होता है। डेप्थ भी होती है, उसमें ब्रेथ भी होती है। तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली चाहे 1 है चाहे वो 2 है, ये आपको एक विजन प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि ये एक अप्लाइड लेवल के कोर्सेज होते हैं। अगर आप PRC 1 और PRC 2 को देखेंगे तो इतनी ढेर सारी एप्लीकेशन इस मैकेनिक्स सॉलिड 1 और 2 की आती हैं। ये मोहर सर्कल की आप सॉइल्स में देखेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में देखें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये बहुत बुनियादी लेवल के कोर्सेज हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के कोर्सेज हैं। इसलिए जो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट जो 3 डायमेंशनल केस है, ये इसके लिए मैंने पहले प्लेन स्ट्रेस का हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हैं, और उसके फिर हमने मोहर सर्कल ड्रा किए, और फिर हमने उसको न्यूमेरिकल किए, और फिर जब हमने ये नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर अब मैंने लास्ट वीक से स्टार्ट की है, तो आपने उसके अंदर देखा है कि मैंने पहले लेक्चर से ही आपको ये कहा है कि हम ग्रेजुअली मूव करना चाहते हैं टू 3 डायमेंशनल केस। उसके लिए फिर मैंने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को भी एक्सप्लेन किया अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में हम देखते हैं कि होगा, क्योंकि एक लंबी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इसके जो कि आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको पार्ट्स में लेकर के चलेंगे। तो शुरू में हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि 3 डायमेंशनल के केस में किस किस्म की नोटेशंस आ रही होंगी, किस किस्म की टर्मिनोलॉजीज आ रही होंगी, जिनमें से एक टर्मिनोलॉजी जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की थी, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। तो आज के उसमें इंशाल्लाह हम 3 डायमेंशनल केस को स्टार्ट ले रहे हैं। तो जो पहली जो चीज़ है वो आपने शायद इसका नाम सुना होगा कंटिन्यूअम का, कि इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअम हम करेंगे कि कंटिन्यूअम मैकेनिक्स क्या होती है, कंटिन्यूआ क्या होता है। ये फ्लूइड में भी टर्म काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मैकेनिक्स सॉलिड में भी बहुत इस्तेमाल होती है, और जब एडवांस लेवल के आप मास्टर लेवल के ऊपर जाते हैं तो फिर तो उसकी एप्लीकेशन और इसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है कंटिन्यूआ की। तो इन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड द बॉडी इज़ मेड ऑफ मटेरियल। हम मैकेनिक्स सॉलिड में क्या कहते हैं कि बॉडी मटेरियल की बनी हुई है। वो कैसा मटेरियल है? वो मटेरियल जो है इज़ कंटिन्यूअस। ये हम अजम्पशन ले लेते हैं कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको अगर आपने मेरे मैकेनिक्स सॉलिड के शुरू के लेक्चर जब देखे होंगे तो उसमें मैंने रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडीज़ जो हैं, इन दो का हमने डिफरेंस बड़े मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें हम वी कंसीडर द बॉडीज़ टू बी रिजिड। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चाहे स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं चाहे डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द बॉडीज़ टू बी रिजिड। एंड देन व्हेन वी मूव्ड ऑन टू दिस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, where in this particular course we considered the materials to be deformable, कि हमारी इंटरेस्ट की चीज़ ये है जो सिविल इंजीनियरिंग में है कि बॉडीज़ ने डिफॉर्म होना है, और वो डिफॉर्मेशन ही हमारी इंटरेस्ट की है कि कितनी डिफ्लेक्शन आनी है, कितनी उसके अंदर रोटेशन आनी है, कितनी उसके अंदर टॉर्जनल डिफॉर्मेशन आनी है। तो ये जो सारी डिफॉर्मेशन ही है, यही हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है ना। तो अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से मुराद क्या है कि कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअम और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअम हैविंग नो वाइड्स। उसके अंदर कोई वाइड्स, कोई क्रैक, कोई डिसकंटिन्यूटी, कोई जो आप ये कह लें कि कोई तोड़ फोड़ या कोई ऐसी परफेक्ट एक किस्म की चीज़ हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। हालांकि इम्परफेक्शन तो यकीनन हर जगह में होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो कंटिन्यूअस है, वो जिस मटेरियल की भी बनी हुई है वो कंटिन्यूअस है, उसके अंदर कोई वाइड्स नहीं है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, कोई इसके अंदर खामी नहीं है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई खामी, कोई चीज़ नहीं है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर कंटिन्यूअम बॉडी को हम कह रहे हैं।
जो आप देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर डेफिशिएंसीज हैं, कोई भी अब लगे जो फिज़िक्स कंसेप्ट है एंट्रोपी का, हर चीज़ अपने उस चीज़ के अंदर सर्टन लेवल की तोड़ फोड़, सर्टन लेवल की डिफॉर्मेशन आ रही हैं, और यही वो डिफॉर्मेशन है, यही वो चीज़ है जो कायनात के बनने से लेकर के क़यामत तक के लिए वो डिफॉर्मेशन, जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी है कि वो कंटिन्यूस आती है, वो बहरहाल फिजिक्स की चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ बहरहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि द बॉडी इज़ कंटिन्यूस, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कंटिन्यूम और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल हैविंग नो वॉइड्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वॉइड्स नहीं है, ठीक है, एंड कोहेसिव, और हम ये कह रहे हैं कि जो उसके अंदर जिस मटेरियल की बनी हुई है उसके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस हैं, दैट इज़ ऑल पोर्शन ऑफ द मटेरियल आर कनेक्टेड टुगेदर विदाउट ब्रेक्स, क्रैक्स एंड सेपरेशंस। जो जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं, जैसे जो वाइड्स है इसकी एक दूसरी टर्म में हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस और कोहेसिव की जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही ओवरलैप कर रही हैं, कि मटेरियल का जो जिस चीज़ का बना हुआ है वो कंटिन्यूस है, कनेक्टेड है, बग़ैर ब्रेक के, बग़ैर वाइड्स के, और उसके अंदर कोई सेपरेशंस नहीं है, कोई उसके अंदर जो है खामी नहीं है। सो इफ़ वी लुक एट अ सॉलिड अंडर इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन, अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं सॉलिड से को, किसी को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाते हैं, यू पीक इनटू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, इसके अंदर जाके देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो वी विल सी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स सच एज क्रिस्टल आपको नजर आएंगे, मॉलिक्यूल नजर आएंगे, एटम नजर आएंगे, एंड दे वुड बी अपेयरिंग, दे वुड बी फेडिंग। एक बहुत खूबसूरत मंजर होगा अगर आप उसको देखने वाली आँख और खूबसूरती को अप्रिशिएट करने वाला आपके अंदर वो जज्बा हो, तो बहुत खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि उसके अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं, उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, फिर विद इन दी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जिस लेवल की आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाई है उस लेवल को आपके हुस्न नज़र आ रहा होगा उस मटेरियल के अंदर। तो वो क्या होते हैं, मटेरियल अपीयर्स होते हैं, फेड हो रहे होते हैं एट डिफरेंट स्केल। तो उसकी मदद से आप फिर देख सकते हैं कि उसके अंदर डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी भी होगी, उसके अंदर वाइड्स भी होंगे, उसके अंदर क्रैक्स भी होंगे, उसके अंदर सेपरेशंस भी होंगी। तो दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है कि फिर जहाँ जहाँ वाइड्स होंगे वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएंगी। तो बहरहाल हम ये एज्यूम करते हैं कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर कि जो मटेरियल है दैट इज़ कंटिन्यूम, ऑल दी जो पार्टिकल्स हैं दे आर कोहेसिव एंड दे आर वेरी मच बॉन्डेड टुगेदर एंड देयर आर नो वाइड्स विद इन दोज पार्टिकल्स। इतने क्लोजली और यूनिफॉर्मली कनेक्टेड हैं कि यू कैन नॉट फाइंड एनी, उसके अंदर कोई खामी नज़र आप ढूंढने से भी आपको नज़र नहीं आ रही। राइट, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल इंटरेक्शन फोर्सेज। तो हम जो पार्टिकल इंटरेक्शन की जो फोर्सेज है, जाहिर सी बात है ये जो मटेरियल अब अपने इसने एक शेप बना के रखी हुई है वो इन्हीं फोर्सेज की वजह से बना के रखी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्टेड फोर्सेज हैं, वो फोर्सेज जिसने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है वो उसको एक शेप देता है, चाहे वो आप उसको सॉलिड की शेप दे रहा हो, चाहे वो लिक्विड की शेप दे रहा हो, चाहे वो गैस की शेप दे रहा हो। तो ये मैटर का तो आपने यकीनन पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ जो हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, तो सॉलिड का मतलब ये कि अगर वो चीज़ सॉलिड है तो उसके अंदर वो फोर्सेज इतनी प्रोनाउंस फोर्सेज हैं, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिकल इंटरेक्शन फोर्सेज। तो हमारी पूरे कायनात के अंदर भी फोर्सेज एक दूसरे के साथ, जिस तरह जो ज़मीन का घूमना है वो भी एक फोर्स है, फोर्स से कनेक्टेड है टू दी सन। चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो चांद कनेक्टेड है ज़मीन के साथ। तो आपको पता है कि विद इन तमाम गैलेक्सी में, और फिर गैलेक्सीज ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, वो सारा के सारा एक अल्लाह ने जो निज़ाम बना रखा है वो एक इंटर पार्टिकल फोर्सेस का एक निज़ाम बना रखा है। तो ये फोर्सेज एक बहुत हाई लेवल से लेकर एक बहुत माइन्यूट लेवल तक वो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। अब वो हमारा अपना जहन है जो अल्लाह ने हमें इल्म और जो हम अल्लाह ने हमें विजडम और जो नॉलेज दिया, हम उसी विजडम और उसी नॉलेज से एक चीज़ को देख सकते हैं। तो यकीनन जो हमसे ज़्यादा ज़हीन, हमसे ज़्यादा फ़तीन लोग हमसे पहले गुज़रे हैं, अम्बिया गुज़रे हैं और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनकी बसारत, जिनका विज़न जो है बहुत ब्रॉड होता था और वो बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को देख सकते थे। तो हमारे जो अल्लाह ने देखने और परखने की एक सलाहियत दी है वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर दी है। तो बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल इंटरेक्शन फोर्सेज एक्टिंग एट सच टाइनी स्केल इज़ नॉट ओनली इम्प्रैक्टिकल, कि वो हमारे लिए किसी काम की चीज़ की नहीं है as far as the civil engineering is concerned, as far as the mechanics of solid is concerned, because we are considering the bodies on a whole देख रहे हैं हम, वो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है उस लेवल के ऊपर उस चीज़ों को नहीं देख रहे। और वो जब आप एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर जाते हैं और अगर उस लेवल के अंदर देखते हैं तो फिर देखेंगे। लेकिन जब हम इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1, मैकेनिक्स सॉलिड 2 की बात कर रहे हैं, दैन द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू कोर्सेज टू अदर सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे पास कोर्सेज हैं, चाहे PRC है, चाहे फ्लूइड है, चाहे सॉइल मैकेनिक्स है, तो वहाँ फिर ये हमारे लिए इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज़ नहीं रहती।
एंड बट हमको यहाँ हम कह रहे हैं बट अननेसेसरी फॉर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एनालिसिस। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और एनालिसिस का जो हमारे पास पहलू है, जो अल्टीमेटली ये अंडरस्टैंडिंग हम बना इसलिए रहे हैं ताकि हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें, स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकें। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हम एनालिसिस कर सकें कि क्या हम उस पर जो लोड डाल रहे हैं उसके लिए सेफ़ है या नहीं, या कोई जो लोड हम डालने का इरादा रखते हैं क्या वो उसके लिए सेफ़ होगा या नहीं। और अगर आपने स्ट्रक्चर बना हुआ ही नहीं है, उसको डिज़ाइन करना है, देन यू विल हैव टू प्रोपोर्शन द स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट इट शुड सर्व द पर्पस, इट शुड बी कैपेबल इनफ टू बेयर दैट लोड, इट शुड बी कैपेबल इनफ टू, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया जा रहा है, लेदर फॉर वो स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिस पर्पज़ के लिए भी बनाया जा रहा है वो फिर प्रोपोर्शनिंग उसकी इतनी अप्रोप्रिएट हो। तो ये सारा के सारा नॉलेज फिर आपको दिट विल हेल्प देयर इन PRC1 एंड PRC2 इन डिज़ाइन कोर्सेज, इवन इन द स्टील स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन के हमारे पास पर्टिकुलरली कोर्सेज हैं। ओके, सो टू मेक द आइडिया ट्रैक्टेबल द बॉडी इज व्यूड एज अ कंटिन्यूम। तो इसलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हमें चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, जब अगर नहीं है हमें ज़रूरत एज फार एज द डिज़ाइन लेवल इज कंसर्न, एज फार एज द एनालिसिस लेवल इज कंसर्न, देन इट इज़ लॉट बेटर टू विजुअलाइज दैट बॉडी एज अ कंटिन्यूम to make our life easy, because we are not very much interested on that tiny level, that molecular level जिसको हम कहते हैं वो in depth level जो है उसके ऊपर हम नहीं देखना चाहते, हम एक broader level के ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो body is viewed as a continuum, so in that level we are considering the body to be a continuum of points in the points in the mathematical sense, and the stress state is defined at each point by the force ओवर एरिया लिमिट प्रोसेस। और फिर जो हम स्ट्रेस को लेते हैं वो आपको मालूम है कि फोर्स ओवर एरिया की जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से फिर हम स्ट्रेस को देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ समझाने की बात जो अगर इस स्लाइड की आप समरी पेश कर दें तो वो ये है कि हम हमारे पास ये नॉलेज इस लेवल पे आया है इस स्लाइड के बाद कि यस, जो बॉडीज़ को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे तो बॉडीज़ के अंदर डेफिशिएंसीज हैं, बॉडीज़ के अंदर क्रैक्स हैं, बॉडीज़ के अंदर वाइड्स हैं, बट दोज वाइड, दोज क्रैक्स, दोज जो डेफिशिएंसीज दे आर ऑफ नो इंटरेस्ट टू अस व्हेन वी आर कंसिडरिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। Yes, it can be of interest to someone who is trying to understand the microscopic structure of a material. But for a civil engineer, for a structural engineer, for a design engineer whose aim is to design a structure element, for him जो है वो फिर ये इस बॉडी को उस लेवल के ऊपर देखने की जरूरत नहीं। तो फिर हमारे लिए हम क्या कह रहे हैं कि हम बॉडी को फिर एज अ कंटिन्यूम कंसीडर कर रहे हैं। कंटिन्यूम से मुराद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूस है, उसका जो मटेरियल है उसके तमाम मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है इन ऑल दी डायरेक्शन, और जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं दे आर कोहेसिव। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स हो गया। तो अब अगर एक बॉडी हमने कह दिया कि कंटिन्यूम बॉडी है, तो कंटिन्यूम बॉडी के ऊपर बॉडी फोर्सेस भी आती हैं, सरफेस फोर्सेस भी आती हैं, स्ट्रेस फैक्टर भी आता है। मतलब मैं एक बॉडी हूँ तो आप देखते हैं कि मेरा एक वेट भी है, ठीक है, तो ये इस किस्म ये मेरी बॉडी फोर्स है, और मेरे ऊपर एक वो मेरे एरिया सरफेस एरिया के ऊपर कोई लोड लग रहे हैं तो ये फिर सरफेस फोर्सेस हैं। तो इस तरीके से हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग की बॉडीज़ हैं उसके अंदर भी बॉडी फोर्सेस भी आती हैं और सरफेस फोर्सेस भी आती हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स, ये जो फिर फोर्सेस की वजह से फिर स्ट्रेसेस भी क्रिएट होते हैं। तो अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम RCC का टर्म इस्तेमाल करेंगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये X, Y एंड Z एंड O इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 एक्सिस। ये एक बॉडी है, ठीक है, एंड व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज वी आर कंसिडरिंग अ बॉडी B। हम ये एक बॉडी B को कंसिडर कर रहे हैं एंड इट्स ऑक्युपाइंग अ स्पेस इन द रीजन। एक रीजन में, ये हमारे एक रीजन है, उस रीजन में इसने एक स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। जब कोई बॉडी एक स्पेस को ऑक्युपाई करती है तो इट्स मीन इट हैज़ अ वेट, इट इज़ वॉल्यूम। बॉडी जब एक स्पेस को ऑक्युपाई करती है तो उसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो वो हम कह रहे हैं कि ऑक्युपाइंग अ रीजन ऑफ स्पेस रेफर टू एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो किस स्पेस के अंदर है? वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी बातें की थी। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि बॉडी B है जिसने एक स्पेस में एक रीजन ऑक्युपाई किया हुआ है और वो स्पेस जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और उसमें जो O, X, Y, Z, O is the origin and X, Y, Z are the 3 axes, so as shown in the figure. So in general, the body will be subjected to 2 types of forces. So generally, body would be subjected to 2 type of forces. Number 1 is the body forces. ऐसी forces जो body के ऊपर लग रही हैं, जो उसके volume के ऊपर लग रही हैं, act on each volume element
एरिया एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ जो दो डिफरेंस है, ये सरफेस फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस का जो बेसिक डिफरेंस है, वो अगर आप समझना चाहें तो आप उसको यहाँ से यूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो बॉडी फोर्सेस हैं दे वुड बी एक्टिंग ऑन वॉल्यूम व्हाइल द सरफेस फोर्सेस वुड बी एक्टिंग ऑन द एरिया। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉडी फोर्सेस हैं दैट एक्ट ऑन ईच वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट है वो, इनर्शिया फोर्सेस हैं जो आप जानते हैं, इनर्शिया फोर्सेस पे मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं बॉडी फोर्सेस कहलाती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी द सरफेस फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस आर एरिया एलिमेंट ऑफ द बॉडी। अगर वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो दोज फोर्सेस वुड बी नॉन एज द बॉडी फोर्सेस, एंड इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सरफेस आर द एरिया एलिमेंट के ऊपर कर रही हैं तो देन दोज फोर्सेस वुड बी नॉन एज द सरफेस फोर्सेस। एंड व्हेन द एरिया कंसीडर्ड लाइज ऑन द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ द बॉडी, अगर वो एरिया एक्चुअल बाउंड्री पर बॉडी के लाई कर रहा है, द सरफेस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन टर्म एज सरफेस ट्रैक्शन। तो फिर ये सरफेस फोर्सेस को फिर आप बाजू का सरफेस ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर वो फोर्सेस जैसे आपने ऊपर हमने सेकंड पार्ट में लिखा है द सरफेस फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस एरिया, अगर वो सरफेस एरिया एक्चुअल बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो बाउंड्री से, तुम राज समझते हैं ना कि ये मेरी बॉडी है तो मेरी ये बाउंड्री है, जैसे ये जो है ये बाउंड्री नहीं है। ये अगर आप इस एस्पेक्ट में जा रहे होंगे तो फिर बाउंड्री का एस्पेक्ट आपको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो ये बॉडी जो है वो जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं वो बाउंड्री के ऊपर है, देन दैट कैन बी नॉन एज द सरफेस ट्रैक्शन। और चूंकि हमारे पास जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है उसके अंदर हम बाउंड्री से हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, चाहे वो सपोर्ट्स हैं तो वो हमारे पास बाउंड्री है, वो बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसके जो अपने सरफेसेस है, वो अगर वो सरफेस जो है वो जिस सपोर्ट के साथ एक्ट कर रहा है तो वहाँ हमारे पास बाउंड्रीज आती हैं। तो इस तरीके से हमारे सरफेस ट्रैक्शन की टर्म फिर इस्तेमाल की जाएगी। तो सरफेस फोर्सेस और सरफेस ट्रैक्शन दे आर कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही होंगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप एक दूसरे को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको हमने इस्तेमाल किया कि ओपन टर्म है द सरफेस ट्रैक्शन। तो मूविंग अहेड, vectors T1 and T1 dash are called the stress vector and they represent forces per unit area। ठीक है, ये जो वेक्टर्स हैं ये इसको हम स्ट्रेस वेक्टर्स कह रहे हैं। ये अब हमने आगे आपको शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ लेक्चर में पहले बताया था कि जो स्ट्रेसेस हैं वो उसको हमने कहा था बात को टेंसर की टर्म इसके लिए इस्तेमाल की थी कि एक होती स्केलर, एक होती वेक्टर, एक होती टेंसर। ठीक है, तो टेंसर जो है वो उसका यूनिट 3 होता है। ये फिर वो टेंसर में जब ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी को हम पढ़ेंगे तो वहाँ टेंसर की काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो वहाँ फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एनी हाउ इस लेवल के ऊपर हम सिर्फ ये आपको कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड द स्ट्रेस वेक्टर, और इस वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं T1 एंड T1 डैश से। अब वो देखते हैं ये क्या होते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग रिस्पेक्टिवली एट P and P dash on planes with outward drawn normal N1 and N1 dash। तो अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो इस फिगर में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है। ये अगर आप देखते हैं तो ये है आपके पास वेक्टर T1 और T1 डैश, ये है, ये आपके पास ये और ये। ठीक है, दे आर कॉल्ड द स्ट्रेस वेक्टर एंड दे रिप्रेजेंट द फोर्सेस पर यूनिट एरिया। वो इस ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया के ऊपर ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और वो यूनिट एरिया कहाँ है रिस्पेक्टिवली P एंड P डैश। ये पॉइंट P और ये वाला पॉइंट आपके पास P डैश है। ऑन प्लेन विद आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ऐसे प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है जिसके आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N1 है यहाँ, जो कि इस प्लेन का है, और अगर आप इस प्लेन को देखते हैं तो इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N1 डैश है। तो यहाँ जो भी बात समझने की वो ये है कि आपने जो प्लेन्स अब आइडेंटिफाई होंगे वो फ्रॉम द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल से आइडेंटिफाई होंगे कि वो उस प्लेन के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट विल आइडेंटिफाई द प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझने की जो आपको समझाने की थी वो ये थी कि जो फोर्स वेक्टर्स हैं उसको हम T1, अब 1 जो है ये अगर आप इसके अंदर पर देखते हैं हेड के ऊपर 1 लगा हुआ है, और डैश जो है ये जो डैश है ये डैश रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन्स को। और वो प्लेन कैसे आइडेंटिफाई होने, प्लेन आर बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये प्लेन है, इस पर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये है, तो फिर ये प्लेन इस नॉर्मल से आइडेंटिफाई होगा। ऑन दी कॉन्ट्री अगर देखिए ये प्लेन है, इसको आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये है, ये प्लेन है, इसको आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये चीज़ इस तरह चेंज होती रहेगी। तो प्लेन्स वुड बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी, तो इसलिए यहाँ इस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ।
सो नाउ द बॉडी इज कट। अब यहाँ जो बॉडी हमने की थी कट, एक प्लेन के ऊपर कट की थी। अब अगर हम इसी बॉडी को किसी और प्लेन के ऊपर कट करें, नाउ द बॉडी इज कट बाय डिफरेंट प्लेन टू टू। अब ये बॉडी एक डिफरेंट प्लेन से हमने इसको कट किए टू टू, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। पॉइंट सेम है उस बॉडी के अंदर, ये पॉइंट सेम है। अब अगर ये देखेंगे तो मैंने यहाँ दूसरी बॉडी, ये वाला ये फिगर वो है जो कि हमने लास्ट उसमें जो एक पहले वाले प्लेन से कट किया। अब इसी पॉइंट P को किसी दूसरे से कट कर दिया, तो अब ये प्लेन और इस प्लेन में फर्क होगा। दिस प्लेन वुड बी आइडेंटिफाइड बाय द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N1 एंड दिस प्लेन इज नाउ आइडेंटिफाइड बाय द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल N2। ठीक है, तो now the body is cut by a different plane to two passing through the same point P. Now point same है P. So in general the stress vector T1 acting at a point P on a plane with outward drawn normal N1 would be different. तो अब स्ट्रेस वेक्टर डेफिनेटली जब आप देख रहे हैं कि इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेस वेक्टर कुछ और होगा, और जैसे ही मैं इस प्लेन को चेंज करूंगा, क्योंकि अब आपने प्लेन स्ट्रेस और उसकी ओरिएंटेशन को भी समझ चुके हैं, तो जैसे ही मैं इस प्लेन को चेंज करूंगा तो इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस वेक्टर होंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। तो यहाँ वो बात वो यही कह रहा है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस वेक्टर T2। अब प्लेन 1 के ऊपर जो वेक्टर था वो T1 था, प्लेन 2 के ऊपर जो स्ट्रेस वेक्टर था वो T2 था। तो वो ये कहना क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जो दोनों प्लेन्स के ऊपर स्ट्रेस वेक्टर्स होंगे दे वुड बी डिफरेंट। दो पॉइंट इज सेम बट ऑन अ प्लेन विद आउटर ड्रॉन नॉर्मल N2। तो वो बताने की बात जो थी वो मैंने आपको बताई। सो हैंस द स्ट्रेस एट अ पॉइंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द लोकेशन। अब ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का कि स्ट्रेस एट अ पॉइंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। अब जैसे हम कहते हैं ना कि वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर नॉर्मली ये होता है कि यू नीड अ मैग्नीट्यूड, यू नीड अ डायरेक्शन। तो दो चीज़ों की है। स्केलर में यू ओनली नीड मैग्नीट्यूड, उसका जो वो है वन क्वांटिटी है, लेकिन जो स्ट्रेसेज है उसके लिए आपको 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, बाजू को 3 की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई इट्स नॉन एज अ टेंसर। Hence, stress at a point depend not only on the location of the point, कि किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है। जैसे आपने देखा था लोकेशन ऑफ द पॉइंट P था, दोनों उसमें सेक्शन 1 में भी जो हमने कट किया इसके अंदर भी पॉइंट P था, इसके अंदर भी पॉइंट P था। तो पॉइंट इज सेम, नॉट ओनली लोकेशन ऑफ द पॉइंट बट ऑल्सो ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस प्लेन के ऊपर कर रहा है। तो जो प्लेन है वो फिर आइडेंटिफाई होते हैं बाय द डायरेक्शन कोसाइंस NX, NY, NZ ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। अब जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस फिर NX, NY, NZ, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस हमने लास्ट टर्म में आपको बताई। तो यहाँ ये जो चीज़ समझने की है कि आपको जो नॉर्मली स्ट्रेसेस होते हैं, यू नीड टू हैव द मैग्नीट्यूड, यू नीड टू हैव द डायरेक्शन एंड यू नीड टू हैव द लोकेशन ऑफ दैट वेक्टर एज वेल। ऑल दीज 3 थिंग्स मैटर्स। मतलब आपको मैग्नीट्यूड पता है कि 4 है, आपको डायरेक्शन पता है कि आइदर इट इज टेंसाइल आइदर इट इज कंप्रेसिव, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। ऑल दीज 3 थिंग्स, क्योंकि अगर आप इस फोर्स को लगा देते हैं, ये एक बीम थी, इस बीम के ऊपर मैं यहां लगाता हूं तो आई नो द मैग्नीट्यूड इज 4, आई नो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, बट to have the clearer picture, you need to have the location or the position or the point of the application of this force as well, because you know कि if this force is applied here, the effect of this force would be different, and if this force is being applied here, the effect of this force would be different. ठीक है, तो यहाँ जो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि क्या है, कि वो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इन तमाम चीज़ों पे कौन सा प्लेन है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी। तो जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेडली इस्तेमाल होंगी और इसकी जब एप्लीकेशन आएंगी आगे आगे स्लाइड्स के अंदर, तो फिर आप देखते चले जाएंगे कि ये क्या बातें हैं और ये क्या हो रही हैं। सो मूविंग हेड, सो अब वेक्टर्स की हमने समझा, हमने प्लेन्स को हमने समझा, अब हम देखने चाह रहे हैं कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। तो स्ट्रेस क्या है कि मैकेनिकल जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस की टर्म हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल स्ट्रेस इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स इंटेंसिटी। हम बहुत बुनियादी डेफिनेशन है, वी रिपीटेडली नो दैट एंड मोर और लेस हम ये मोस्टली सब लोगों को अजबर हो चुकी है ये, कि इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स इंटेंसिटी ईदर विद इन आर ऑन द बाउंडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी। अब ये जो है विद इन द बॉडी भी हो सकती है, ठीक है,
और ऑन द बाउंडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी सब्जेक्टेड टू लोड, जिस बॉडी के ऊपर लोड पड़े तो हम इसको मैकेनिकल स्ट्रेस कहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है ये फिर मेडिकल का स्ट्रेस है, जो कि एग्ज़ाम के दिनों में और ये जो कोविड की वजह से हम लोगों ने लिया और काफ़ी उसकी वजह से हम परेशान रहे। मेडिकल स्ट्रेस हम सब लेते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर चले जा रहा है तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है, कहते भाई इसने स्ट्रेस ले लिया है, कोई परेशानी तो नहीं है इन्हें, तो ये वो स्ट्रेस है मेडिकल का। तो मेडिकल टर्म फॉर अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, नफ्सियाती भी हो सकती है और जिस्मानी भी हो सकती है, ठीक है। आपको चोट लग गई उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। साइकोलॉजिकल, किसी ने आपको दिल तोड़ दिया उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये बहरहाल दो तरह के स्ट्रेसेस हैं। तो अब वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द मैकेनिकल स्ट्रेस बिकॉज दैट्स व्हाट आवर टॉपिक इज। सो व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट डज इट मेजर? स्ट्रेस है क्या और ये मेजर क्या करता है? तो ये अब हम इसकी डेफिनेशन आप कहेंगे कि यार ये तो हमने बार बार पढ़ लिया है। तो यहाँ जो हम स्ट्रेस की डेफिनेशन ला रहे हैं वो उस पर्सपेक्टिव में ला रहे हैं जिस पर्सपेक्टिव में हम इस स्ट्रेस को देखने जा रहे हैं ना 3 डायमेंशनल। तो इसका जो एंगल होगा दिखाने का, आपको जो चीज़ होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो डू नॉट टेक इट एज अ बोरिंग पॉइंट कि भाई यार ये तो मुझे पहले से पता था कि सर बार बार एक स्लाइड को क्यों स्ट्रेस को समझाते जा रहे हैं। तो स्ट्रेस को यहाँ जो दिखाने का मकसद है वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वो चश्मा आपको दूसरे चश्मे से हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर नजर आएगा स्ट्रेस का। सो मैकेनिकल स्ट्रेस इन अ सॉलिड बॉडी इज अ ग्रॉस एब्स्ट्रैक्शन। देखें बड़े खूबसूरत टर्म इस्तेमाल किए, ग्रॉस एब्स्ट्रैक्शन है of the intensity of the interatomic or intermolecular forces। अब इंट्रा नहीं है, इंटर है। इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ग्रॉस एब्स्ट्रैक्शन है, ग्रॉस एवरेज एब्स्ट्रैक्शन, एवरेज समेशन है। इज द एवरेज समेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द शिद्दत ऑफ द इंटर एटॉमिक और द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपने एक्सटर्नल फोर्सेस जब आप लगाते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से विद इन दी बॉडी जो उसकी इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उसके अंदर आप ये जानते हैं कि उसके अंदर तब्दीली आएगी, उसी की वजह से स्ट्रेसेस पैदा होते हैं ना। तो वो स्ट्रेस इज द इंटरनल, क्योंकि हम जब भी मैं क्लास से पूछता हूँ स्ट्रेस क्या है तो बच्चा एग्जीक्यूटिव टाइप चीज़ कहता है कि स्ट्रेस इज द मेजर ऑफ द इंटरनल फोर्सेज पर यूनिट एरिया। अब इंटरनल फोर्सेज क्या हो रही हैं? इंटरनल फोर्सेज आर बिकॉज ऑफ द इंटर एटॉमिक, आर बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो दिस इज द ग्रॉस एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात वही की गई है जो कि हमने 1 में मैकेनिक सॉलिड 1 में पढ़ाई गई है, आपको इवन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाई गई, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव हम इसको दूसरा दिखा रहे हैं। सो मैकेनिकल स्ट्रेस मेजर्स द एवरेज इंटेंसिटी लेवल ऑफ द इंटरनल फोर्सेस इन अ मटेरियल। सॉलिड भी हो सकता है, इट कैन बी अ फ्लूइड बॉडी, आइडियलाइज एज अ मैथमेटिकल कंटिन्यूअम। ऐसा मटेरियल जिसको हम आइडियलाइज कर रहे हैं एज आ मैथमेटिकल कंटिन्यूअम, उसका मेजर है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द इंटरनल फोर्सेस इन अ मटेरियल। इंटरनल फोर्सेस किसकी वजह से हैं? वो बिकॉज ऑफ द इंटरएटॉमिक है या बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके आगे सिलसिला चलता चला जा रहा है और पूरी कायनात इस तरीके से चीज़ों से मिलके वजूद में आई हुई है। सो स्ट्रेसेस मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ बॉडी। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेसेस वेरी कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूअम है तो फिर सेम होगा, अगर थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन आ गई है तो वेरी होगी। सो इन द फॉलोइंग जो आगे बातें आने वाली हैं, वी कंसीडर आर्बिट्रेरी सॉलिड बॉडी। एक आर्बिट्रेरी सॉलिड बॉडी लेंगे विच मे बी अ स्ट्रक्चर इन अ 3 डायमेंशनल सेटिंग। तो यहाँ जो चीज़ आ रही है अब हम 3 डायमेंशनल सेटिंग में लेंगे। As previously noted, this is actually its idealization as a mathematical continuum। तो अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड है, ठीक है, वो जो कंटिन्यूअम है वो मैथमेटिकल कंटिन्यूअम है। जो सॉलिड बॉडी है वो कंटिन्यूअम बॉडी है। क्या वो यू आर कंसिडरिंग इट टू बी अ फ्लूइड और यू आर कंसिडरिंग इट टू बी अ ये सॉलिड भी अगर आप ले लें फ्लूइड और सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। तो अब अगर आपने एक प्लेन को कट करना है, तो ये अगर एक बॉडी थी तो जिस पॉइंट पर आपने कट करना है, जिस प्लेन के ऊपर कट करना है, तो ये कटिंग अ प्लेन है। तो कट बाय अ प्लेन ए बी सी डी एंड डिस्कार्ड द ब्लू पोर्शन। तो ये आपने इसको कट किया ए बी सी डी से, ये ए बी सी एंड डी, एंड देन डिस्कार्ड द कट पोर्शन। इस पोर्शन को आपने डस्टबिन में डाल दिया।
तो ये अब आपके पास पोर्शन है, ये वो चीज़ है जिसको हमने अब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कट अ प्लेन बाय एट अ पॉइंट। अब आपको जिस ओरिएंटेशन पे कट करना है उस ओरिएंटेशन पे आप कट कर सकते हैं। तो ये दिस इज हाउ यू कट अ प्लेन। अब ओरिएंटिंग द कट प्लेन, अब हम जो है रेफरेंस फ्रेम इज आरसीसी सिस्टम ऑफ एक्सिस, जिसमें एक्स वाई जेड है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आरसीसी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस है, जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। अप्लाइड लोड्स लगे हुए हैं। ये बॉडी, ये वो बॉडी थी जिसको हमने कट किया था, नीला पोर्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया था, और ये वो कट प्लेन था ए बी सी डी। अब अगर आप इसमें देख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जो है वो एन है, इज द एक्सटीरियर नॉर्मल। ये हम कह रहे हैं कि इस प्लेन को आइडेंटिफाई करना है उसके नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल इसका बताएगा कि ये हम कौन से प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं। इफ यू हैव कंसीडर 2 or 3 प्लेन एंड ईच प्लेन वुड हैव अ सर्टेन आउटवर्ड नॉर्मल, सो दैट नॉर्मल वुड डिफरेंशिएट दोज प्लेन्स। सो मीनिंग इट्स पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द केप्ट बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि जो केप्ट बॉडी है, इससे बिल्कुल ये बॉडी हमने ली हुई थी, तो इससे आउटवर्ड निकल के जा रहा होगा। ये पूरा पोर्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया था, बॉडी का ये हिस्सा हमने रखा हुआ था, ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इस पर हमने खींचा। सो इन द फिगर, अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं, एन हैज बीन चूजन टू बी पैरेलल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये अगर ये निशान आप देखते हैं 2 वाला, तो इसका मतलब ये एन इज पैरेलल टू एक्स। तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जो है ये पैरेलल टू एक्स है, जिसको हमने आपको वहाँ भी समझाया था जो प्लेन स्ट्रेस में, कि एक्स फेस वो फेस होगा जिसके ऊपर, जिस फेस के ऊपर एक्स एक्सिस नॉर्मल होगा। तो दैट्स वाई एन जो है, अब हम यहाँ प्लेन को आइडेंटिफाई करते हैं आउटवर्ड नॉर्मल से इन 3 डायमेंशन में, इसलिए आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल को भी यहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं। द कट प्लेन ए बी सी डी इज ओरिएंटेड बाय इट्स यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन वेक्टर एन और द नॉर्मल फॉर शॉर्ट। पूरा नाम है यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन वेक्टर, और शॉर्ट में हम उसको कहते हैं कि नॉर्मल है। वी विल ड्रा एन एज इमर्जिंग फ्रॉम क्यू। हम एन को ऐसे ड्रा करेंगे कि जिस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट से ही इमर्ज हो रहा होगा, ठीक है। इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द केप्ट बॉडी, और जिस पोर्शन को आपने रखा हुआ है उस पोर्शन से आउटवर्ड ही निकल के जा रहा होगा, जिस तरह के एज शोन इन द फिगर, जो कि ये फिगर में हमने दिखा रखा है आपको।